नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो फिगर पे। और आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की हॉरर और मिस्ट्री से भरपूर फिल्म द कंज्यूरिंग की। द कंज्यूरिंग 2013 की अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है जो जेम्स वॉन द्वारा निर्देशित और चार्ड हेम और कैरी डेब्यू हेम द्वारा लिखित है। द कंज्यूरिंग यूनिवर्स फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म है। पैट्रिक विलियम्स और वेरा फर्मिगा ने एड और लॉरेन वॉरेन असाधारण जांचकर्ताओं और भूत प्रेत के प्रमुख मामलों से जुड़े लेखकों की भूमिका निभाई है। उनकी कथित वास्तविक जीवन की रिपोर्ट ने एमिटीविले हॉरर कहानी और फिल्म फ्रेंचाइजी को प्रेरित किया। वॉरेन पेरोन परिवार की सहायता के लिए आते हैं, जिन्होंने 1971 में रोड आइलैंड में अपने एक कब्जे वाले फार्म हाउस में तेज़ी से परेशान करने वाली घटनाओं का अनुभव किया था। फिल्म का विकास जनवरी 2012 में शुरू हुआ और रिपोर्ट ने वॉन को द वॉरेन फाइल्स नामक फिल्म में निर्देशक के रूप में पुष्टि की, जिसे बाद में द कॉन्ज्यूरिंग नाम दिया गया। फिल्म 2022 में उत्तरी कैरोलिन के वॉविंगटन और उत्पादन शुरू हुआ और दृश्यों को कालानुक्रमिक क्रम में शूट किया गया। द कॉन्ज्यूरिंग को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स और न्यू लाइन सिनेमा द्वारा 19 जुलाई 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज़ किया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन, निर्देशन, पटकथा, माहौल और संगीत स्कोर की प्रशंसा की। इसमें अपने $20 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $319 मिलियन से अधिक की कमाई की। एक सीक्वल द कॉन्ज्यूरिंग 2 2016 में रिलीज़ हुई थी। 1978 में प्रसिद्ध दानव विज्ञानी एड और लॉरेन वॉरेन एनाबेला मामले की जांच कर रहे हैं, जिसमें दोस्त डेबी और कोमिला का कहना है कि उनके पास एक प्रेत बाधित गुड़िया है। ये बताते हैं कि एक माध्यम से संपर्क करने के बाद उन्हें उस आत्मा को गुड़िया रखने की अनुमति दी, जिसने एनाबेला हिंसिंग नाम के 7 वर्षीय लड़की होने का दावा किया था, जिसकी अपार्टमेंट में मृत्यु हो गई थी। गुड़िया से छुटकारा पाने में असमर्थ होने के कारण भूत प्रेत अधिक परेशान करने लगे। डेबी और कैमिला ने हताश होकर वॉरेन के पास पहुंचने का फैसला किया। फिर वॉरेन ने समझाया कि कैसे गुड़िया वास्तव में कभी किसी के पास नहीं थी और वह एक राक्षसी आत्मा के लिए एक माध्यम थी, जिसने डेबी और कैमिला को हेरफेर किया ताकि वह अंततः उसके शरीर पर कब्जा कर सके। 3 साल बाद 1971 में रोजर और कैरोलिन पेरोन अपने 5 बेटियों एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीना, सिंडी और अप्रैल के साथ हैरिसवेल रोड आइसलैंड में एक फार्म हाउस में चले गए। उनका कुत्ता सैडी घर में प्रवेश करने से इनकार कर देता है। लुका छुपी के खेल के दौरान वह छोटी सी दुर्घटना के परिणाम स्वरूप एक अज्ञात तहखाने का प्रवेश द्वार खोजा गया। पहली कुछ रातों में असाधारण घटनाएं घटित होती हैं। घर की हर घड़ी सुबह 3:07 बजे बंद हो जाती है। कैरोलिन वह सुबह अतिरिक्त बड़ी चोटी के साथ जागती है और एक दिन सैडी यार्ड में मृत पाई जाती है। कैरोलिन और क्रिस्टिन दोनों का सामना एक दुष्ट आत्मा से होता है। कैरोलिन वॉरेन से संपर्क करती है,
जो उससे मिलते हैं और प्रारंभिक जांच करने के लिए सहमत होते हैं, जिसके दौरान लॉरेन एक दिव्यदर्शी देखता है कि अंधेरे ताकतों ने पोरेन परिवार पर कब्जा कर लिया है। वह समझाती हैं कि वह घर छोड़ने से उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। सबूत इकट्ठा करने के लिए वह अपने सहायक टू थॉमस और पुलिस अधिकारी ब्रैड हैमिल्टन की मदद से घर के चारों ओर कैमरे और घटिया लगाते हैं। आगे के शोध से पता चलता है कि वह घर एक बार बाथशेबा शर्मन मेरी टाउन ईस्ट की रिश्तेदार नामक एक आरोपी चुड़ैल का था, जिसने अपने सप्ताह में के बच्चे को शैतान को बलिदान कर दिया और 1963 में सुबह 3:07 अपने प्यार का इजहार करने के बाद खुद को मार डाला। शैतान का और उन सभी को श्राप देना जो उसकी भूमि लेते हैं। इस संपत्ति पर बने घरों में पिछले कुछ वर्षों से कई हत्याएं और आत्महत्याओं की खबरें आई हैं। एक सुबह बाथशेबा कैरोलिन के सामने प्रकट होती है और उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लेती है। उस रात समूह ने एक आत्मा को सिंडी और अलमारी में फुसफुसाते हुए सुना, जहां वह एक गुप्त मार्ग का खुलासा करती है। लॉरेन मार्ग में प्रवेश करती है और तहखाने में गिर जाती है, जहां उसे एक महिला की आत्मा दिखाई देती है, जिसे बाथशेबा ने बहुत पहले अपने पास रखा था और अपने बच्चों को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। बाथशेबा ने नैन्सी पर हमला किया। घटना कैमरे में कैद हो गई। वॉरेन ने निष्कर्ष निकाला कि भूत भागने के लिए कैथोलिक चर्च से प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त सबूत है, लेकिन फादर गॉर्डन बताते हैं कि अनुमोदन सीधे वेटिकन से आना होगा, क्योंकि पेरोन परिवार कैथोलिक चर्च के सदस्य नहीं हैं। वॉरेन की बेटी जुड़ी और वॉरेन के घर में बाथशेबा द्वारा हमला किया जाता है। पेरोन परिवार एक मोटल में शरण लेता है, लेकिन कैरोलिन, क्रिस्टीन और अप्रैल को मारने के लिए वापस घर ले जाती है। एड, लॉरेन और ब्रैड कैरोलिन को तहखाने में क्रिस्टीन को चाकू मारने की कोशिश करते हुए पाते हैं। लॉरेन ने चेतावनी दी कि अगर वह कैरोलिन को घर से बाहर ले गए तो बाथशेबा उसे मार डालेगी। वह कैरोलिन को एक कुर्सी से बांध देते हैं और एड स्वयं भूत भगाने का प्रयास करता है। यद्यपि कैरोलिन भाग जाती है और अप्रैल को मारने का प्रयास करती है, लॉरेन उसे अपने परिवार के साथ साझा की गई एक विशेष स्मृति की याद दिलाकर उसे बुलाने में सक्षम है, जिससे एड को भूत भगाने की प्रक्रिया पूरी करने, बाथशेबा के अभिशाप को हटाने और उसे वापस नरक में भेजने की अनुमति मिलती है। अपने घर लौटकर एड ने पेरोन घर से प्रेतवादित संगीत बॉक्स को अपने शापित कलाकृतियों के कमरे में जोड़ दिया है, जिसे उन्होंने पिछले मामलों से एकत्र किया था। जैसे ही वह जाता है, संगीत बॉक्स अपने आप बजने लगता है। रोल की बात करें तो लॉरेन वॉरेन के रूप में वेरा फॉर्मिंग, एड लॉरेन के रूप में पैट्रिक विल्सन, कैरोलिन पेरोल के रूप में लिली टेलर, रॉजर पेरोन के रूप में रॉन लिविंगस्टन,
एंड्रिया के रूप में सैली कैसवेल, नैन्सी के रूप में हेले मैकफॉर्ड, जॉयकिन क्रिस्टेन के रूप में सिंडी के रूप में मैकेजी कोफॉय, अप्रैल के रूप में काइला डेवर, ड्रू के रूप में शैनन क्रू, ब्रैड के रूप में जॉन ब्रैडस्टन, जूडी वॉरेंट के रूप में स्टर्लिंग जोरिन्स, जॉर्जियाना के रूप में मैरियन गायोट, मॉर्गनान में बेबी के रूप में कैमिला के रूप में एमी टिप्सन, जैक ऑप्सरिक के रूप में बाथशेबा के रूप में जोसेफ बिसारा, मोरेन के रूप में क्रिस्टोफ वेलिन, फादर गॉर्डन के रूप में स्टीव कुल्टर, दर्शकों में महिला के रूप में लॉरेन वॉरेन विनाश्रेय, निर्माता टोनी डेरास ग्रुड ने मूल उपचार लिखा और परियोजना का शीर्षक द कॉन्जूरिंग रखा। लगभग 14 वर्षों तक उन्होंने बिना किसी सफलता के फिल्म बनाने की कोशिश की। उन्होंने कैनेक्टिव में द कॉन्जूरिंग, द हंटिंग के पीछे के प्रोडक्शन कंपनी गोल्ड सर्कल फिल्म्स में फिल्म बनाने के लिए एक सौदा किया, लेकिन अनुबंध को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और सौदा रद्द कर दिया गया। डेरोसा ग्रुप ने निर्माता पीटर सफ्रॉन के साथ गठबंधन किया और सहोदर लेखक चाड और कैरी डब्ल्यू हैस को स्क्रिप्ट को परिष्कृत करने के लिए बोर्ड पर लगाया गया। डेरोसा ग्रुड के उपचार और एड वॉरेन टेप का उपयोग करते हुए हैस बंधुओं ने कहानी के पृष्ठभूमि को पेरोन परिवार से वॉरेन में बदल दिया। विवरण स्पष्ट करने के लिए भाइयों ने फ़ोन पर कई बार लॉरेन वॉरेन का साक्षात्कार लिया। 2009 के मध्य तक संपत्ति 6 स्टूडियो बॉलीवुड का विषय बन गई, जिसने फिल्म को टीम समिट एंटरटेनमेंट में पहुंचा दिया। हालांकि डेरोस ग्रांड और टीम समिट लेनदेन समाप्त नहीं कर सके और फिल्म टर्न अराउंड में चली गई। डेरोसा ग्रुप न्यू लाइन सिनेमा के साथ फिर से जुड़ गया, जो मूल बोली युद्ध में हार गया था, लेकिन जिसने अंततः फिल्म को चुना। 11 नवंबर 2009 को न्यू लाइन और डेरोसा ग्रुप ने एवरग्रीन मीडिया ग्रुप के बीच एक सौदा हुआ। प्री प्रोडक्शन 2011 की शुरुआत में शुरू हुआ। जून की शुरुआत में रिपोर्ट सामने आई कि जेम्स वॉन फिल्म का निर्देशन करने के लिए बातचीत कर रहे थे। बाद में वार्नर ब्रदर्स ने इसकी पुष्टि की, जिसमें यह भी कहा गया कि यह फिल्म एड और लॉरेन वॉरेन के आसपास की वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित होगी। जनवरी 2012 में वेरा फार्मिग और पैट्रिक विल्सन को फिल्म में अभिनय करने के लिए चुना गया। उस महीने रॉन विलिंगसन और लिली टेलर को भी फिल्म में भूमिका के लिए स्पष्ट की गई थी, जो उस समय द अनराइट वॉरेन टाइम्स प्रोजेक्ट के कामकाजी शीर्षक के तहत विकसित हो रही थी। वॉन के सुझाव के आधार पर फिल्म का शीर्षक अस्थायी
रूप से द वॉरेन फाइल्स के बाद दिया गया था। लेकिन बाद में फिल्म के विपणन अभिनय से शुरू होने से पहले इसे द कॉन्जूरिंग में वापस कर दिया गया। अपनी भूमिकाओं की तैयारी के लिए फॉर्मिंग और विल्सन ने लॉरेन वॉरेन के साथ समय बिताने के लिए कनेक्टिकट की यात्रा की, जो उत्पादन के दौरान सेट पर भी गए थे। वॉरेन के घर में 3 दिन बिताने के दौरान दोनों अभिनेताओं ने ऐसी जानकारी ली जो अन्यथा माध्यमिक अनुसंधान से प्राप्त नहीं की जा सकती थी। मैं बस उसके सार को आत्मसात करना चाहता था। मैं विवरण देखना चाहता था। उसकी ऐसी पागल शैली है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था जिस तरह से वह अपने हाथों से संवाद करती है, ये इशारे, उसकी मुस्कुराहट, वह अंतरिक्ष में कैसे चलती है। कहाँ फर्मिंगा वॉरेन के बारे में अपनी टिप्पणियाँ पर। प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2012 के अंत में शुरू हुई 38 दिन तक चली शूटिंग प्रमुख रूप से ईवी स्क्रीन जेम्स स्टूडियो के साथ साथ उत्तरी कैरोलिना के विल्मिंगटन और उसके आसपास के अन्य स्थानों पर हुई। मार्च 2012 में उत्तरी कैरोलिन विल्मिंगटन विश्वविद्यालय में भी फिल्मांकन हुआ, जबकि परिसर अपने वसंत अवकाश पर था। यूएनसी विलियम्टन में धार्मिक अध्ययन की प्रोफेसर डायना वॉल्स पसूल्का इन परियोजनाओं के लिए प्रमुख धार्मिक सलाहकार थी। लॉरेन वॉरेन ने शूटिंग का अवलोकन करने में कुछ समय बिताया और बाद में याद किया कि उन्होंने फिल्म निर्माताओं के सामने इस बातों को लेकर कोई आपत्ति नहीं व्यक्त की थी कि उनकी कहानी को कैसे अनुकूलित किया गया। 20 अप्रैल को विल्मिंगटन में समापन के बाद फिल्म ने 26 अप्रैल 2012 को अपनी प्रमुख फोटोग्राफी पूरी की। सभी दृश्यों को कालानुक्रमित क्रम में शूट किया गया था। ये फिल्म उसी वर्ष अगस्त में पोस्ट प्रोडक्शन में थी। फिल्म के पहले कट में से लगभग 20 से 30 मिनट की फुटेज हटा दी गई, जो शुरू में लगभग 2 घंटे की अवधि की थी। सकारात्मक परीक्षण स्क्रीनिंग के बाद फिल्म का अंतिम संपादन दिसंबर 2012 में लॉक कर दिया गया और इसकी ग्रीष्मकालीन रिलीज़ का इंतज़ार किया गया। द कॉन्जूरिंग के लिए संगीत स्कोर जेसोफ बिसार द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने पहले इंडियम्स 2011 में निर्देशन वॉन के साथ सहयोग किया था। बिसारा ने अपनी भागीदारी के बारे में बताया, जेम्स ने मुझसे शुरुआत में ही द कॉन्जूरिंग के बारे में पूछा जबकि फिल्म अभी भी आ रही थी। स्टूडियो और निर्माता उसे अपने साथ लाने में बहुत सहायक थे, जिसे वह चाहता था। इंसीडियस के अगले कुछ लंबे समय के दल के साथ वह यहाँ तक कि सबसे पहले भी लौट आया था, जिसका प्रक्रिया में आगे वॉन ने वीरासा को फिल्म में अभिनय करने का मौका दिया, जो उन्होंने पहले इंसीडियस में किया था। बिसारा ने कहा, हमने पहले संगीत के बारे में बात की और फिर जेम्स ने उल्लेख किया कि वह चाहते हैं कि मैं इनमें किसी एक की भूमिका निभाऊं। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद पता चला कि यह बतशेबा थी। उनकी प्रारंभिक भागीदारी के कारण बिसारा को फिल्म के संगीतमय प्लेट पर काम करने के लिए अधिक समय दिया गया। बिसारा ने अपनी रचनात्मक प्रक्रिया पर कहा, किसी भी कारण से मैं सामग्री के प्रति प्रारंभिक प्रतिक्रिया के रूप में पीतल की क्लास स्ट्रिंग सुन रहा था और शांत झिलमिलाती फटफड़ाती जीभ प्रभाव और यहाँ वहाँ से बढ़ गया।
16 जुलाई 2013 को ला ला लैंड रिकॉर्ड्स और वाटर टावर म्यूजिक द्वारा एक साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया गया था। बिसारा के विषयों के अलावा साउंड ट्रैक में संगीतकार मार्क इशम द्वारा फैमिली थीम नामक एक ट्रैक भी शामिल है। अवंत-गार्डे संगीतकार डायमंड ग्लास ने भी बिसारा के स्कोर में योगदान दिया है। पहले से रिकॉर्ड किए गए ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स के शीर्ष पर कच्चे स्वर का प्रदर्शन किया। फिल्म में प्रदर्शित अन्य गीतों में शामिल हैं डेड मैन्स बोन्स द्वारा इन द रूम, वेयर यू स्लीप, बेस्टी बॉय द्वारा स्लीप वॉक और द कंजम्बिज द्वारा टाइम्स ऑफ द सीजन। पहली प्रचार छवियां नवंबर 2012 में जारी की गई, जिसमें फॉर्मिंग और विल्सन को एड और लॉरेन वॉरेन के रूप में पेश किया गया था। एक टीजर ट्रेलर जिसे पहले 2012 में न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में दिखाया गया था ने फरवरी 2023 में फिल्म के विपणन अभियान की शुरुआत की। पूरे अभियान के दौरान फिल्म को सच्ची कहानी पर आधारित के रूप में प्रचारित किया गया। फिल्म की रिलीज़ से पहले के कुछ हफ्तों में ट्रेलरों और टीवी स्पॉट्स में वास्तविक जीवन के पोरोन परिवार को दिखाया जाने लगा। इसके बाद द डेविल्स ओवर नामक एक फीचर फिल्म आई, जिसमें लॉरेन वॉरेन और अन्य असाधारण जांचकर्ताओं ने फिल्म में देखी गई कुछ अलौकिक घटनाओं के बारे में बताया। वार्नर ब्रदर्स और न्यू लाइन सिनेमा ने शुरुआत में द कॉन्ज्यूरिंग को 2023 की शुरुआत में रिलीज़ करने का इरादा किया था, लेकिन परीक्षण दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद ग्रीष्मकालीन रिलीज़ की तारीख तय की। फिल्म अंततः उत्तरी अमेरिका में 19 जुलाई को, यूनाइटेड किंगडम में और भारत में 2 अगस्त को रिलीज़ हुई। इस वजह से यह जून के महीने के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापक रिलीज़ प्राप्त करने वाली पहली हॉरर फिल्मों में से एक है। यह जुलाई 2006 के बाद ओमेन के बाद से फिल्म का एक ट्रेलर और एक क्लिप 2012 न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में दिखाया गया था। मार्च 2013 में फिल्म को MPAA द्वारा R रेटिंग दी गई थी, जिसे वॉन ने बहुत वयस्क बताया था। कार्यकारी निर्माता वॉल्टर हामदमा ने कहा, जब हमने इसे MPAA को भेजा तो उन्होंने हमें R रेटिंग दी। जब हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है तो उन्होंने मूल रूप कहा, यह बहुत डरावना है। वाह, कोई विशिष्ट हृदय या टोन नहीं है जिसे आप इसे PG-13 पाने के लिए अपना सकें। फिल्म को BBFF द्वारा 15 रेटिंग दी गई थी। विश्व प्रीमियर 8 जून 2013 को नॉकटर्ना मैड्रिड इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल के पहले संरक्षण की समापन रात में हुआ। इसके बाद 21 जून को लॉस एंजलिस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को दी स्क्रीनिंग की गई, जिसमें एक प्रश्नोत्तरी भी शामिल थी निर्देशक जेम्स वॉन के साथ खंड। इसके बाद 15 जुलाई 2013 को लॉस एंजलिस के सिनेरामा डोम में फिल्म का रेड कार्पेट प्रीमियर आयोजित किया गया। द कॉन्ज्यूरिंग को 22 अक्टूबर 2013 को वार्नर होम वीडियो द्वारा DVD और ब्लू-रे प्रारूपों में रिलीज़ किया गया था। 31 मई 2022 को इसे ब्लू-रे प्रारूप में अन्य द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स फिल्मों के साथ रिलीज़ किया गया था। द कॉन्ज्यूरिंग ने उत्तरी अमेरिका में $137.4 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $182.1 मिलियन की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल $319.5 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट $20 मिलियन था।
उत्तरी अमेरिका में फिल्म रेड 2 टर्बो और RIPD के साथ 19 जुलाई 2013 को शुरू हुई और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 2,903 थिएटरों में 30 से 35 मिलियन डॉलर की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने गुरुवार रात के प्रदर्शन से 3.3 मिलियन डॉलर और अपने पहले दिन गुरुवार पूर्वावलोकन रहित 17 मिलियन डॉलर कमाए, जो एक महीने पहले द पर्ज से थोड़ा बेहतर था। फिल्म ने अपनी शुरुआती सप्ताहांत में 41.9 मिलियन डॉलर की कमाई की, पहले स्थान पर रही और किसी मूल R-रेटेड हॉरर फिल्म के लिए सबसे पहली ओपनिंग के रूप में द पर्ज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वार्नर ब्रदर्स के लिए द कॉन्ज्यूरिंग ने वितरित की बड़े बजट की फिल्म पैसिफिक रिम के पहले सप्ताह को पीछे छोड़ दिया, जिसने पहले सप्ताह में 37.3 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, जबकि डरावनी फिल्में आमतौर पर अपने दूसरे सप्ताहांत में कम से कम 50% गिरती है। द कॉन्ज्यूरिंग केवल 47% गिर गई। 22.2 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ और नई रिलीज़ द वुल्वरीन के बाद दूसरे स्थान पर रही। सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के बाद फिल्म को आधिकारिक तौर पर बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया, जिसने दुनिया भर में कुल 318 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ अपने उत्पादन बजट से 15 गुना अधिक कमाई की। सभी उत्पादन और प्रचार खर्चों की गणना करते हुए डेडलाइन हॉलीवुड ने अनुमान लगाया कि फिल्म ने कुल 161.7 मिलियन डॉलर का मुनाफा कमाया। उत्तरी अमेरिका के बाहर फिल्म ने अपने साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से कुल 180.6 मिलियन डॉलर की कमाई की। ऑस्ट्रेलिया में इसने अपने पहले सप्ताह में 1.8 मिलियन डॉलर की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर द हिट और दिस इज़ द एंड के बाद तीसरे स्थान पर रही। ऑस्ट्रेलिया में इसकी कुल कमाई 2.8 मिलियन डॉलर थी। यूनाइटेड किंगडम में फिल्म 6 अगस्त को द स्मार्ट 2 के साथ प्रदर्शित हुई, जिसने अपने शुरुआती सप्ताह में 2.6 मिलियन यूरो यानी 3.3 मिलियन डॉलर की कमाई की और वह कुल मिलाकर 16.2 मिलियन डॉलर की कमाई की। मैक्सिको में इसकी सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय कमाई थी, जो 23 अगस्त को पहले स्थान पर थी, जहां फिल्म ने कुल मिलाकर 18.9 मिलियन डॉलर कमाए। समीक्षा एक त्रिकारण वेबसाइट रॉटन टोमेटोज़ ने 228 समीक्षाओं के आधार पर 86% अनुमोदन रेटिंग और 7.2 की रेटिंग में से की औसत रेटिंग की रिपोर्ट दी है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, अच्छी तरह से तैयार किया गया और उल्लासपूर्ण रूप से डरावना द कॉन्ज्यूरिंग प्रभावी पुराने स्कूल के डर की एक श्रृंखला के माध्यम से भय पैदा करता है। मेटाक्रिटिक ने 35 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 68 का भारित औसत स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमाटोस्कोर ने बताया कि दर्शकों ने द कॉन्ज्यूरिंग को A से F के पैमाने पर A ग्रेड दिया। यह कंपनी से A ग्रेड प्राप्त करने वाली पहली हॉरर फिल्म थी। लॉस एंजलिस फिल्म फेस्टिवल के बाद अपनी समीक्षा में द हॉलीवुड रिपोर्टर की शेरी लिंडेन ने कहा, डिजिटल प्रभावों के न्यूनतम उपयोग, इसके मजबूत सहानुभूतिपूर्ण प्रदर्शन और उत्कृष्ट डिज़ाइन कार्य के साथ तस्वीर द एक्सोर्सिस्ट और द एक्सोरिस्ट के विषयों को और तरीकों को याद दिलाती है। ATV वेले हॉरर पूर्ण की
मर्मकता और गहराई को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन सरासर सिनेमा की सुंदरता के बाद वाले से अधिक है। वैरायटी के जस्टिन चांग ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए फिल्म को एक सनसनीखेज मनोरंजक पुराने ज़माने की सनकी और हॉल में स्मृति में सबसे स्पष्ट, सबसे प्रभावी एक थ्रिलर में से एक कहा। द रेप के अलोंसो डुराल्डे ने भी फिल्म की प्रभावशीलता की प्रशंसा करते हुए बताया कि यह डरावनी फिल्मों की शैली को फिर से आविष्कार करने की कोशिश नहीं करता, चाहे वह भूत या राक्षस या भूत प्रेत हो। लेकिन फ्रेड स्टायर्ड ने टैप डांसिंग का आविष्कार भी नहीं किया था। एंटरटेनमेंट वीकली के क्रिस नसावटी ने कभी भी रास्ते ना लगने वाले झटके के लिए मूड और ध्वनि प्रभाव की प्रभावशीलता का हवाला देते हुए फिल्म को ए दिया। कुछ आलोचकों ने फिल्म की द एक्सोरिस्ट और पोल्टरगाइस्ट जैसी फिल्मों से समानता पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। इंडिवायर के एरिक कोहन ने समझाया कि वॉरेन को पता हो सकता है कि राक्षसी संपत्ति को कैसे संभालना है, लेकिन द कॉन्जूरिंग एक अलग हमलावर शक्ति से पीड़ित है। परिचित के रूप भूत सैलून के एंड्रयू ओहीर ने कहा कि फिल्म ने सभी चीख प्रेरक झटके जो आप चाहते थे सही समय पर प्रदान किए, लेकिन केंद्रीय अवधारणा के बारे में सोचा कि स्लैम डाइन परीक्षणों में जिन निर्दोष महिलाओं पर आरोप लगाए गए और उन्हें मार डाला गया, वास्तव में वे चुड़ैलें थीं जो बच्चों का वध कर दिया और उनके प्यार को शैतान और हर चीज़ के सामने गिरवी रख दिया। निंदनीय और अक्षम्य बकवास था। जिस घर पर फिल्म आधारित थी उसके पिछले मालिक नॉर्मा सटकिल्फर और गोराल्ड हैम्फ्रिज ने 2015 में जेम्स वार्नर ब्रदर्स और उनके निर्माताओं पर इस फिल्म पर मुकदमा दायर किया कि फिल्म के परिणामस्वरूप उनकी संपत्ति को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा था। एंटरटेनमेंट वीकली ने दस्तावेज प्राप्त किए जिसने मालिकों ने विभिन्न आक्रमणों की पुष्टि की और पुष्टि की कि उन्हें शैतानी पंथों से संबंध कई वस्तुएं मिली हैं। मुकदमे से यह भी पता चला कि पिछले मालिकों ने 1987 में घर खरीदा था और 2012 तक शांति से रहे थे। दोनों मालिक अनिर्दिष्ट नुकसान की मांग कर रहे थे। जब सवाल किया गया तो वार्नर ब्रदर्स के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मामला दिसंबर 2017 में खारिज कर दिया गया था। 1980 की पुस्तक द डेमोनोलॉजिस्ट अबाउट एंड लॉरेन वॉरेन के लेखक गोराल्ड ब्रिटल ने फिल्म के संबंध में वार्नर ब्रदर्स, न्यू लाइन प्रोडक्शन और निर्देशक जेम्स वॉन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ब्रिटल ने दावा किया कि फिल्म ने उसके बाद के सीक्वल और स्पिन ऑफ के साथ उनकी पुस्तक के विषय पर आधारित कोई भी काम करने के लिए वॉरेन के साथ उनके एक विषय अनुबंध का उल्लंघन किया है। ब्रिटल के पास वापस लौटने से पहले फिल्म के अधिकार कुछ समय के लिए मूल प्रवर्तक ब्रिटल हॉल के पास थे। वार्नर ब्रदर्स ने
मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वार्नर ब्रदर्स ने दिसंबर 2017 में ब्रिटेल के साथ मामला सुलझा लिया। जून 2013 में यह बताया गया कि न्यू लाइन सिनेमा पहले से ही एक सीक्वल विकसित कर रहा था। फार्मिगा और विल्सन दोनों को एक अतिरिक्त फिल्म के लिए अपनी भूमिकाओं को दोबारा निभाने के लिए साइन किया गया था। द कॉन्जूरिंग 2 को 23 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया जाना था, लेकिन अक्टूबर 2014 में वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म की रिलीज़ डेट को अनिर्दिष्ट 2016 रिलीज़ डेट में बदल दिया। 21 अक्टूबर को यह घोषणा की गई कि जेम्स वॉन अगली कड़ी का निर्देशन करने के लिए वापस आएंगे। 11 नवंबर 2014 को फिल्म 10 जून 2016 को रिलीज़ के लिए निर्धारित की गई थी। सीक्वल को बाद में डेविड लेस्ली जॉनसन द्वारा चाड और कैरी डब्ल्यू हैम और वॉन की स्क्रिप्ट के साथ फिर से लिखा गया था। यह फिल्म एनफील्ड पोल्टराइज्ड मामले से संबंधित है, जो 1977 से 1979 तक लंदन में हुआ था। इसमें एमिलिटीविल में भूत प्रेत की वॉरेंस की जांच को भी दर्शाया गया है। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2015 में लॉस एंजलिस में शुरू हुई और दिसंबर 2015 में लंदन में समाप्त हुई। द कॉन्जूरिंग की सफलता ने कई संबंधित फिल्मों और सीक्वल को जन्म दिया। मूल फिल्म के साथ 2016 की द कॉन्जूरिंग 2 और द कॉन्जूरिंग द डेविल मेड मी टू इट है, जो 2021 में रिलीज़ हुई थी। एनाबेला गुड़िया के बारे में 3 फिल्में बनाई गई हैं। 2014 में एनाबेला, इसका प्रीक्वल एनाबेला 2017 का निर्माण और 2019 में दोनों फिल्म एनाबेला कम्स होम का सीक्वल है। वैलाइक दानव नन की विशेषता वाली 2 फिल्में बनाई गई हैं। द नन 2018 में रिलीज़ हुई और इसका सीक्वल नन 2 2023 में रिलीज़ हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो फिगर पे। और आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की हॉरर मिस्ट्री से भरपूर फिल्म द कॉन्जूरिंग की। द कॉन्जूरिंग 2023 की अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है, जो जेम्स वॉन द्वारा निर्देशित और चाड फ्रेश और कैरी डब्ल्यू हेम द्वारा लिखित है। ये द कॉन्जूरिंग यूनिवर्स फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म है। पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिंग ने एड और लॉरेन वॉरेन असाधारण जांचकर्ताओं और भूत प्रेत के प्रमुख मामलों से जुड़े लेखकों की भूमिका निभाई है। उनकी कथित वास्तविक जीवन की रिपोर्ट ने एमिलिटीविल हॉरर कहानी और फिल्म फ्रेंचाइजी को प्रेरित किया। वॉरेन पेरोन परिवार की सहायता के लिए आते हैं, जिन्होंने 1971 में रोड आइलैंड में अपने नए कब्जे वाले फार्म हाउस में तेज़ी से परेशान करने वाली घटनाओं का अनुभव किया था। फिल्म का विकास जनवरी 2012 में शुरू हुआ और रिपोर्ट में ने वॉन को द वॉरेन फाइल्स नामक फिल्म के निर्देशक के रूप में पुष्टि की, जिससे बाद में द कॉन्जूरिंग नाम दिया गया। फरवरी 2012 में उत्तरी कैरोलिना के विल्मिंगटन में उत्पादन शुरू हुआ और दृश्यों को कालानुक्रमिक क्रम में शूट किया गया। द कॉन्जूरिंग को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स और न्यू लाइन सिनेमा द्वारा 19 जुलाई 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज़ किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन, निर्देशन, पटकथा, माहौल और संगीत स्कोर की प्रशंसा की।
इसने अपने $20 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $319 मिलियन से अधिक की कमाई की। एक सीक्वल द कॉन्जूरिंग 2 2016 में रिलीज़ हुई थी। 1978 में प्रसिद्ध दानव विज्ञानी एंड लॉरेन वॉरेन एनाबेला मामले की जांच कर रहे हैं, जिसमें दोस्त डेबी और कैमिला का कहना है कि उनके पास एक प्रेतवादिक गुड़िया है। वे बताते हैं कि एक माध्यम से संपर्क करने के बाद उन्होंने इस आत्मा को गुड़िया रखने की अनुमति दी, जिसने एनाबेला हिसिंग नाम की 7 वर्षीय लड़की होने का दावा किया था, जिसकी अपार्टमेंट में मृत्यु हो गई थी। गुड़िया से छुटकारा पाने में असमर्थ होने के कारण भूत प्रेत अधिक परेशान करने लगे। डेबी और कैमिला ने हताश होकर वॉरेन के पास पहुंचने का फैसला किया। फिर वॉरेन ने समझाया कि कैसे गुड़िया वास्तव में कभी किसी के पास नहीं थी और वह एक राक्षसी आत्मा के लिए एक माध्यम थी, जिसने डेबी और कैमिला को हेर फेर किया ताकि वह अंततः उसके शरीर पर कब्जा कर सके। 3 साल बाद 1971 में रोजर और कैरोलिन पेरोन अपनी 5 बेटियों एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीना, सिंडी और अप्रैल के साथ हैरिसवेल, रोड आइसलैंड में एक फार्म हाउस में चले गए। उनका कुत्ता सैंडी घर में प्रवेश करने से इनकार कर देता है। लुका छुपी के खेल के दौरान एक छोटी सी दुर्घटना के परिणाम स्वरूप एक अज्ञात तहखाने का प्रवेश द्वार खोजा गया। पहली कुछ रातों में असाधारण घटनाएं घटित होती हैं। घर की हर घड़ी सुबह 3:07 बजे बंद हो जाती है। कैरोलिन हर सुबह अतिरिक्त घड़ी बड़ी चोटों के साथ जागती है। एक दिन सैडी यार्ड में मृत्यु पाई गई है। कैरोलिन और क्रिस्टीन दोनों का सामना एक दुष्ट आत्मा से होता है। एक दिन सैडी यार्ड में मृत्यु पाई जाती है। कैरोलिन और क्रिस्टीन दोनों का सामना एक दुष्ट आत्मा से होता है। कैरोलिन वॉरेन से संपर्क करती है, जो उससे मिलते हैं और प्रारंभिक जांच करने के लिए सहमत होते हैं, जिसके दौरान लॉरेन एक दिव्यदर्शी देखता है कि अंधेरी ताकतों ने पेरोन परिवार पर कब्जा कर लिया है। वह समझाती है कि घर छोड़ने से उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। सबूत इकट्ठा करने के लिए वह अपने सहायक क्रू थॉमस और पुलिस अधिकारी ब्रैड हैमिल्टन की मदद से घर के चारों तरफ कैमरे और घंटियां लगाते हैं। आगे के शोध से पता चलता है कि यह घर एक बार बादशेबा सरमन मैरी टाउन स्टे की रिश्तेदार नामक एक आरोपी चुड़ैल का था, जिसने अपने सप्ताह के बच्चे को शैतान को बलिदान कर दिया और 1863 में सुबह 3:07 बजे अपने प्यार का इजहार करने के बाद खुद को मार डाला। शैतान का और उनका सभी को श्राप देना और उसकी भूमि लेते हैं। इस संपत्ति पर बने घरों में पिछले कुछ वर्षों से कई हत्याओं और आत्महत्याओं की खबरें आई हैं। एक सुबह बातशेबा कैरोलिन के सामने प्रकट होती है और उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लेती है। उस रात समून ने एक आत्मा को सिंडी को अलमारी से फुसलते हुए सुना, जहां वह एक गुप्त मार्ग का खुलासा करती है। लॉरेन मार्ग में प्रवेश करती है और तहखाने में गिर जाती है।
जहां उसे एक महिला की आत्मा दिखाई देती है जिसे बाथशेबा ने बहुत पहले अपना पास रखा था और अपने बच्चे को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। बाथशेबा ने नैन्सी पर हमला किया। घटना कैमरे में कैद हो गई। वॉरेन ने निष्कर्ष निकाला कि भूत भगाने के लिए कैथोलिक चर्च से प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त सबूत है, लेकिन फादर गॉर्डन बताते हैं कि अनुमोदन सीधे वेटिकन से आना होगा क्योंकि पेरोन परिवार कैथोलिक चर्च के सदस्य नहीं हैं। वॉरेन की बेटी जोडी पर वॉरेन के घर में बाथशेबा द्वारा हमला किया जाता है। पेरोन परिवार एक मोटल में शरण लेता है, लेकिन कैरोलिन, क्रिस्टीन और अप्रैल को मारने के लिए वापस घर ले जाती है। एड, लॉरेन और ब्रैड कैरोलिन को तहखाने में क्रिस्टीन को चाकू मारने की कोशिश करते हुए पाते हैं। लॉरेन ने चेतावनी दी कि अगर वह कैरोलिन को घर से बाहर ले गए तो बाथशेबा उसे मार डालेगी। वह कैरोलिन को एक कुर्सी से बांध देते हैं और एड स्वयं भूत भगाने का प्रयास करता है। यद्यपि कैरोलिन भाग जाती है और अप्रैल को मारने का प्रयास करती है, लॉरेन उसे अपने परिवार के साथ साझा की गई एक विशेष स्मृति की याद दिलाकर उसे बुलाने में सक्षम है, जिससे एड को भूत भगाने की प्रक्रिया पूरी करने, बाथशेबा के अभिशाप को हटाने और उसे वापस नर्क में भेजने की अनुमति मिलती है। अपने घर लौटकर एड ने पेरोन घर से प्रेतवादित संगीत बॉक्स को अपने श्रापित कलाकृतियों के कमरे में जोड़ दिया, जिसे उन्होंने पिछले मामलों से एकत्र किया था। जैसे ही वह जाता है, संगीत बॉक्स अपने आप बजने लगता है। रोल की बात करें तो लॉरेन वॉरेन के रूप में वेरा फार्मिंग, एड वॉरेन के रूप में पैट्रिक विल्सन, कैरोलिन पेरोल के रूप में लिली टेलर, रोजर पेरोन के रूप में रॉय विलिंगस्टन, एंडिया के रूप में सैनली कैसवेल, नैन्सी के रूप में हेले मैकफॉर्ड, जॉय किंग क्रिस्टियन के रूप में, सिंडी के रूप में मैकेजी फॉय, अप्रैल के रूप में काइला डेवर, ड्रू के रूप में सैनन कुक, ब्रैड के रूप में जॉन ब्रैटिसन, जूडी वॉरेन के रूप में स्ट्रिंग जेनियन, जॉर्जियाना के रूप में मैरियन गायोट, मॉर्गना में बेबी के रूप में, कैमिला के रूप में एमी टिप्सन, जैक पॉप्सरिक के रूप में बाथशेबा के रूप में जोसेफ बिसारा, मोरेन के रूप में क्रिस्टोफ वेलन, फादर गॉर्डर के रूप में स्टीव कुल्टर। दर्शकों में महिला के रूप में लॉरेन वॉरेन बिना श्रेय। निर्माता टोनी डेरासा ग्रूड ने मूल उपचार लिखा और परियोजना का शीर्ष द कंजूरिंग रखा। लगभग 14 वर्षों तक उन्होंने बिना किसी सफलता के फिल्म बनाने की कोशिश की। उन्होंने कनेक्टिकट में द हॉन्टिंग के पीछे की प्रोडक्शन कंपनी गोल्डन सर्कल फिल्म में फिल्म बनाने के लिए एक सौदा किया, लेकिन अनुबंध को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और सौदा रद्द कर दिया गया। डेरोसा ग्रूड ने निर्माता पीटर साफ्रॉन के साथ गठबंधन किया और सहोदरक लेखक चार्ड और कैरी डब्ल्यू हैस को स्क्रिप्ट को परिष्कृत करने के लिए बोर्ड पर लगाया गया। डेरोसा ग्रुप के उपचार और एड वॉरेन टेप का उपयोग करते हुए हैस बंधुओं ने कहानी के दृष्टिकोण को पेरोन परिवार से वॉरेन्स में बदल दिया। विवरण स्पष्ट करने के लिए भाइयों ने फ़ोन पर कई बार लॉरेन वॉरेन का
साक्षात्कार किया। 2009 के मध्यम तक साप्ताहिक 6 स्टूडियो बोली युद्ध का विकास बन गई, जिसने फिल्म को समिट एंटरटेनमेंट में पहुंचा दिया। हालांकि डेरोसा ग्रांड और समिट लेनदेन समाप्त नहीं कर सके और फिल्म टर्न अराउंड में चली गई। डेरोसा ग्रूड न्यू लाइट सिनेमा के साथ फिर से जुड़ गया, जो मूल बोली युद्ध में हार गया, लेकिन जिसने अंततः फिल्म को चुना। 11 नवंबर 2009 को न्यू लाइन और डेरोसा ग्रांड के एवरग्रीन मीडिया ग्रुप के बीच एक सौदा हुआ। प्री प्रोडक्शन 2011 में शुरू हुआ और 2011 में इसकी शुरुआत हुई। जून की शुरुआत में रिपोर्ट सामने आई कि जेम्स वॉन फिल्म का निर्देशन करने के लिए बातचीत कर रहे थे। बाद में वार्नर ब्रदर्स ने इसकी पुष्टि की, जिसमें यह भी कहा गया कि यह फिल्म एड और लॉरेन वॉरेन के आसपास की वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित होगी। जनवरी 2012 में वेरा फार्मिंग और पैट्रिक विल्सन को फिल्म में अभिनय करने के लिए चुना गया। उस महीने रॉन विलिंगस्टन और लिली टेलर को भी फिल्म में भूमिकाओं के लिए पुष्टि की गई थी, जो उस समय द अनटाइटल्ड वॉरेन फॉरेन प्रोजेक्ट के कामकाजी शीर्षक के तहत विकसित हो रही थी। वॉन ने सुझाव के आधार पर फिल्म का शीर्षक अस्थायी रूप से द वॉरेन फाइल्स में बदल दिया गया था, लेकिन बाद में फिल्म के विपणन अभिनय से शुरू होने से पहले इसे द कॉन्ज्यूरिंग में वापस कर दिया गया। अपनी भूमिकाओं की तैयारी के लिए फार्मिंग और विल्सन ने लॉरेन वॉरेन के साथ समय बिताने के लिए कनेक्टिकट की यात्रा की, जो उत्पादन के दौरान सेट पर भी गए थे। वॉरेन के घर में 3 दिन बिताने के दौरान दोनों अभिनेताओं ने ऐसी जानकारी ली जो अन्यथा माध्यमिक अनुसंधान से प्राप्त नहीं की जा सकती थी। मैं बस उससे के सार को आत्मसात करना चाहता था। मैं विवरण देखना चाहता था। उसकी ऐसी पागल शैली है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था जिस तरह से वह अपने हाथों से संवाद करती है, ये इशारे, उसकी मुस्कुराहट व अंतरिक्ष में कैसे चलती है, कहा फार्मिंग वॉरेन के बारे में अपनी टिप्पणियों पर। प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2012 के अंत में शुरू हुई। 38 दिनों तक चली शूटिंग मुख्य रूप से यूरी स्क्रीन जेम्स स्टूडियो के साथ साथ उत्तरी कैरोलिना के विल्मिंगटन और उसके आसपास के अन्य स्थानों पर हुई। मार्च 2012 में उत्तरी कैरोलिना विल्मिंगटन विश्वविद्यालय में भी फिल्मांकन हुआ, जबकि परिसर अपने वसंत अवकाश पर था। यूएनसी विलियमटन में धार्मिक अध्ययन की प्रोफेसर डायना वॉल्स परकुलसा इस परियोजना के लिए प्रमुख धार्मिक सलाहकार थी। लॉरेन वॉरेन ने शूटिंग का अवलोकन करने में कुछ समय बिताया और बाद में यह किया कि उन्होंने फिल्म निर्माताओं के सामने इस बात को लेकर कोई आपत्ति नहीं व्यक्त की थी कि उनकी कहानी को कैसे अनुकूलित किया गया। 20 अप्रैल को विल्मिंगटन में समापन के बाद फिल्म ने 26 अप्रैल 2012 को अपनी मुख्य फोटोग्राफी पूरी की। सभी दृश्यों को कालानुक्रमित क्रम से शूट किया गया था। यह फिल्म उसी वर्ष अगस्त में पोस्ट प्रोडक्शन में थी। फिल्म के पहले कट में से लगभग 20 से 30 मिनट की फुटेज हटा दी गई, जो शुरू में लगभग 2 घंटे की अवधि की थी। सकारात्मक परीक्षण स्क्रीनिंग के बाद फिल्म का अंतिम संपादन दिसंबर 2012 में लॉक कर दिया गया था और इसकी ग्रीष्मकालीन रिलीज का इंतज़ार किया गया। द कॉन्ज्यूरिंग के लिए संगीत स्कोर जोसेफ बिसारा द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने पहले इंसीडियस 2011 में निर्देशक वॉन के साथ सहयोग किया था। बिसारा ने अपनी भागीदारी
के बारे में बताया। जेम्स ने मुझसे शुरुआत में ही द कॉन्ज्यूरिंग के बारे में पूछा, जबकि फ़िल्म अभी भी आ रही थी। स्टूडियो और निर्माता उसे अपने साथ लाने में बहुत सहायक थे, जिसे वह चाहता था। इंसीडियस के अपने कई लंबे समय के दल के साथ, और यहाँ तक कि अपने भी पहले भी लौट आया था। विकास प्रक्रिया में आगे वॉन ने बिसारा को फ़िल्म में अभिनय करने का मौका दिया, जो उन्होंने पहले इंसीडियस में किया था। बिसारा ने कहा, हमने पहले संगीत के बारे में बात की और फिर जेम्स ने उल्लेख किया कि वह चाहते हैं कि मैं इसमें किसी एक की भूमिका निभाऊं। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद पता चला कि यह बात सेबा थी। उसकी प्रारंभिक भागीदारी के कारण बिसारा को फ़िल्म के संगीतमय प्लेट पर काम करने के लिए अधिक समय दिया गया। बिसारा ने अपनी रचनात्मक प्रक्रिया पर कहा, किसी भी कारण से मैं सामग्री के प्रति प्रारंभिक प्रक्रिया के रूप में पीतल की स्क्रिप्टिंग सुन रहा था। एक शांत झिलमिलाती फड़फड़ाहट, जीव प्रभाव और यहाँ वहाँ से बढ़ गया। 16 जुलाई 2013 को ला ला लैंड स्कॉट और वाटरस्पॉट म्यूज़िक द्वारा एक साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया गया था। बिसारा के विषय के अलावा साउंड ट्रैक में संगीतकार मार्क इसम द्वारा फैमिली थीम नामक एक ट्रैक भी शामिल है। अवध गॉड संगीतकार डायमंड ग्लास ने भी बिसारा के स्कोर में योगदान दिया। पहले से रिकॉर्ड किए गए ब्रास इंस्ट्रूमेंट के शीर्ष पर कच्चे स्वर का प्रदर्शन किया। फिल्म में प्रदर्शित अन्य गीतों में शामिल हैं डेड मैन्स बोन्स द्वारा इन द रूम वेयर यू स्क्रिप्ट, बेस्टी बॉय द्वारा स्लीप वॉक और द ज़ॉम्बीज द्वारा टाइम ऑफ द सीज़न। पहली बार 26 नवंबर 2012 में जारी की गई, जिसमें फॉर्मिंग और विल्सन को एड और लॉरेन वॉरेन के रूप में पेश किया गया था। एक टीजर ट्रेलर जिसे पहले 2012 के न्यूयॉर्क कमिंग कॉन में दिखाया गया था ने फरवरी 2013 में फिल्म के विपणन अभिनय की शुरुआत की। पूरे अभिनय के दौरान फिल्म को सच्ची कहानी पर आधारित के रूप में प्रचारित किया गया। फिल्म की रिलीज़ से पहले के कुछ हफ्ते में ट्रेलरों और टीवी स्पॉट्स में वास्तविक जीवन के पेरोन परिवार को दिखाया जाने लगा। इसके बाद द डेविल्स ऑफ नामक एक फीचर फिल्म आई, जिसमें लॉरेन वॉरेन और अन्य असाधारण जांचकर्ताओं ने फिल्म में देखी गई कुछ अलौकिक घटनाओं के बारे में बताया। वार्नर ब्रदर्स और न्यू लाइन सिनेमा ने शुरुआत में द कॉन्ज्यूरिंग को 2013 की शुरुआत में रिलीज़ करने का इरादा किया था, लेकिन परीक्षण प्रदर्शकों के सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद ग्रीष्मकालीन रिलीज़ की तारीख तय की गई। फिल्म अंततः उत्तरी अमेरिका में 19 जुलाई को, न्यू स्टेट किंगडम में और भारत में 2 अगस्त को रिलीज़ हुई। इस वजह से यह जून के महीने के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक रिलीज़ प्राप्त करने वाली पहली हॉरर फिल्म में से एक है। यह जुलाई 2006 के द ओमेन के बाद से फिल्म का एक ट्रेलर और एक विकल्प 2012 न्यूयॉर्क कमिंग कॉन में दिखाया गया था। मार्च 2013 में फिल्म को MPAA द्वारा R रेटिंग दी गई थी, जिसे वॉन ने बहुत वयस्क बताया। कार्यकारी निर्माता वॉल्टर हमादा ने कहा, जब हमने इसे MPAA को भेजा तो उन्होंने इसे R रेटिंग दी। जब हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने मूल रूप से रॉ कहा और बहुत डरावना कहा। वहाँ कोई विशिष्ट हृदय या टोन नहीं है जिसे आप इसे PG-13 पाने के लिए अपना सकें। फिल्म को BBFC द्वारा 15 रेटिंग दी गई है।